भीम आर्मी के सीतापुर की टीम से जय भीम साथियों, साथ ही में जो दूर दराज से आए अन्य क्षेत्रों से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो रहे हैं कार्यकर्ता सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब इस मंच पर बुलाएं तो आप सभी अपने स्थान पर उठ करके उनको जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें, जिससे पता भी चले कि हम बहुजन के शेर हैं और बहुजन पहचाना ही जाता है अपने अधिकारों की लड़ाइयों के लिए। ये हमारा इतिहास रहा है। हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने संघर्ष जिंदगी में जितना संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते ही इस जीवन को अलविदा कहा है। हम ये चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विनय रतन सिंह जी आए और अपनी बातों को रखें। जय भीम। भाई इसका बेस कम करो थोड़ा सा। जय भीम। आवाज साफ आ रही है नीचे तक? अभी मैं बहुत तेज तेज बोलूंगा, सोच लीजिएगा। जय भीम। शुक्रिया। सर्वप्रथम तो आप सभी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आप बुलाया था, मान सम्मान दिया, इसका आभारी हूं। पहले भी जब सीतापुर में आया था तो बहुत मान सम्मान मिला था। अब उस टीम का भाई ये घंटी बनती थी, भाई नहीं चाहिए देख लेगा तेरे पर सही वाला मामला, ठीक है? बिना माइक के बोलते माफी चाहूंगा। तो तू तड़ाक की भाषा पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, ये शुमार होगी बिल्कुल जुबान का, तो ये बदलने की कोशिश करता हूँ, नहीं होती तो भाई बुरा मत मानिएगा। आभारी हूँ उस टीम का जिसने ये भव्य पंडाल लगाया, ये अच्छा मंच, इतने सारे बैनर पोस्टर, ये कितना अच्छा साउंड लगाया और इस भव्य कार्यक्रम में खूब खर्चा किया। आभारी हूँ आप सबका। वैसे सब आभार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, क्योंकि उन्हीं ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन्हीं के चलते ही ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं। बाबा साहब अधिकार न रहते तो शायद हम यहाँ जो बोल रहे हैं, अभी सिकंदर भाई छोटे भाई बोलकर गए, उससे पहले अजीत बोल रहा था, कुलदीप बोल रहा था, और भी बहुत सारे लोग बोले होंगे। बाबा साहब न तो हमसे कोई भी नहीं। ये सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ सीतापुर की सरजमी को, या मैं ये कहूँ मैं अपने एक ऐसे महापुरुष की सरजमी को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी तलवार का और क्रांति का लोहा बनवाया। महापुरुष सीता पासी जी की सरजमी को फिरा नमन। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए हमारे महापुरुषों की लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, अलग अलग जातियां हो सकती हैं, अलग अलग पता हो सकता है, लेकिन बड़ी लिस्ट है, बहुत से महापुरुष। इतने सारे महापुरुष है, सबके नाम लेने शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा तो नाम लेने में चला जाएगा। तो जो भी जहां महापुरुष जिसका प्रभाव रहा है मजबूती से, जिसने लड़ाई लड़ी है हम लोगों के लिए, उस महापुरुष को नमन करता है। तथागत भक्त से लेकर के सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, घासीदास, फूले साहब, पैरियार साहब, साहू जी महाराज, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद और ना जाने तमाम नाम है ऐसे उन महापुरुषों को जो भारत के अंदर भारत की सरजमी को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए, भारत की महिलाएं अछूतों को के उद्धार के लिए जो लोग लड़े हैं, ऐसे तमाम महापुरुषों को नमन और नमस्कार। अब मेरा विशेष नमन है भारत की महिलाओं को अधिकार देने वाले, मुझ जैसे व्यक्तियों को छूत को शिक्षा का अधिकार देने वाले, इस मंच पर खड़े होकर बोलने का अधिकार देने वाले, भारत के भाग्य विधाता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले, भारत के विद्युतीकरण से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में अपना हस्तक्षेप करने वाले, भारत का संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब विशेष तरह, क्योंकि उनकी व्यवस्था के तहत ही आज मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा यहाँ लोगों के बीच में खड़ा है। ये मेरी बहनें दो यहाँ खड़ी हुई हैं, कुछ बहनें वहाँ माएँ बैठी हुई हैं, ये जो मुंह खोलकर यहाँ बैठी हुई हैं पूरे रौब के साथ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए उनको विशेष। अब क्रांतिकारी सुनूट है उस महामानव को जिसने भारत की सरजमी पर पैदा होकर भारत के
भारत की राजनीति को बदलने का काम किया और ये बताने का काम किया कि भारत की जो राजनीति है वो सिर्फ पूंजीपति लोग नहीं चला सकते या सामंतवादी व्यवस्था में लिप्त लोग ही उस राजनीति को नहीं बदल सकते। अब राजनीति कैपेसिटी के हिसाब से होगी, पीछे जो खड़े ना अब राजनीति व्यक्ति के टैलेंट के हिसाब से होगी। अब प्यार राजनीति पैसे से नहीं होगी। मान्यवर काशीराम साहब को जिन्होंने भारत की राजनीति का परिदृश्य सीधे से उल्टा कर दिया, जहाँ पूंजीपतियों का वर्चस्व था वहाँ दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमानों में भी जो गरीब तबका है उसको उठाकर इस देश का मुख्यमंत्री बनाया, इस देश का MP MLA और विधायक बनाया। ऐसे महामानव क्रांतिकारी को भी मेरा सही है। देखिए आपके परिवार का व्यक्ति हूँ, आप ही का वोट मांगने नहीं आया, बिल्कुल नहीं। भारत के भविष्य के विषय में सोचता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले पेरियार साहब को पढ़ता हूँ और वो समाज जिस समाज की उन्नति आज तक भारत में नहीं हो पाई है, जिस समाज से मैं भी आता हूँ, उस समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। भारत की महिलाओं के विषय में सोचता हूँ कि किस तरीके से भारत की महिलाओं का उत्थान भारत में हो जाए। या सीधा सीधा मैं ये कहूं कि आजादी के 70, 71, 72 या 75, 74 जितने भी साल हुए हो, इतने साल के बावजूद भी भारत का जो एक तकबा आज भी गुलाम है, जो आज भी मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से पीड़ित है, उसकी उन्नति कैसे हो, मैं इसलिए भी सोचता हूं। अब आपको सोचना और समझना पड़ेगा। जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो शायद कुछ लोगों को बुरी भी लग रहा है, लेकिन सच तो सच होता है, सच को बदला नहीं जा सकता। आज देश की व्यवस्था जिस प्रकार से सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के खिलाफ है, आज देश की व्यवस्था जिस तरीके से संविधान में लिखित आरक्षण के खिलाफ है, आज भारत की व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ की दलित आदिवासियों के लिए पूर्णतया खिलाफ है, मुसलमानों के लिए पूर्णतया खिलाफ है, बैकवर्डों के लिए पूर्णतया खिलाफ है। आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाकर, जिन्होंने इस व्यवस्था के विषय में सोचा और लड़ने का फैसला किया? कितने लोग हैं? मैं तो हूं, मैं तो लड़ रहा हूं। मेरा हाथ उठाने सब क्या फोटो, मेरा हाथ उठाने से पहले सब क्या, ये चेहरे देखकर पता लगता है। कम लोगों के यहाँ बैठे 20% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लड़ने का फैसला किया। एक सवाल और है, सन 2018 में दिल्ली की गलियों में संसद के सामने भारतीय संविधान की प्रतीक को जलाया गया। सन 2018 में, सन 2018 में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उसका विरोध किया? नहीं यार, सब लोग को नहीं। तारीख बताइए, बताइए आप में से कोई व्यक्ति तारीख खड़ा है, तारीख खड़ा होकर होता है? झूठ बोलते हो यार, ऐसा नहीं किया था। विरोध किया होता तो जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी उन पर राजद्रोह होता, देश निकाला दिया जा चुका होता। नहीं किया था। चलिए अच्छा बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी गली खड़ोतियों के विषय में जानकारी लेकर के DM को या SDM को एक लेटर लिख कर दिया होगा कि मेरी गली खड़ोतियों में ये गाँव में मेरे बिजली परेशानी। आप खुद सोचिएगा, अपने दिल पर आता है, क्या हम जागृत लोग हैं? क्या हम भारत के भविष्य के विषय में सोचने वाले लोग हैं? खुद सोचिएगा, घर जाकर सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिएगा। देखिए, भीम आर्मी के लोगों ने तो लड़ना और मरना सीखा, महापुरुषों से सीखा। जैसे मैंने भी एक महापुरुष का नाम लिया, सीता पास, बिजली पास, ऐसे महापुरुषों से सीखा। उधम सिंह, भगत सिंह, इनसे सीखा लड़ना और मरना, कि लड़ेंगे और मरेंगे, बिना लड़े नहीं मरेंगे। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि आज इस व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जहां पर इस देश को प्राइवेटीकरण की ओर लेकर के जाया जा रहा है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को लगातार साकार किया जा रहा है, जहां पर दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमान की बहुजन की बात होनी चाहिए थी, आज किसी और की बात हो रही है। आज देश के अंदर पूंजीपति को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, सामंती को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। आज देश के अंदर गरीब किसान मजदूर को और ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। ऐसे समय पर देश की राजनीति का कोई व्यक्ति जब न लड़ रहा हो तो आपका फर्ज बनता है उनके साथ खड़ा होना, जो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह पर विरोध करने का मादा रखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनके साथ।
इतनी हत्या, इतनी रेप उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। भारत को छोड़ देता हूँ, अभी भारत की बात न करूं। इतनी रेप और इतनी हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं आजकल। मुझे बताइए एक नेता ऐसा है, एक भी नेता ऐसा बताइए जो जाकर दस्तक देता हूं नहीं मैं पहुंच गया हूं, मैं अब अपराधी को न्याय दिलाऊं, अपराधी को जेल भिजवाकर पीड़ित को न्याय दिलाऊं। नहीं, अभी दिल्ली में घटना घटित हुई, मनीषा वाल्मीकि रेप कांड के बाद 9 साल की बच्ची को रेप कर आधा जला दिया था। एक विशेष जाति के लोगों ने, भारत की एक विशेष जाति के लोगों ने जला दिया था, और उस बच्ची का नाम लेने वाला तक कोई नहीं। एक शख्स वहां गया जिसका नाम था, क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद। वो जब दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर भी फौरन अगले दिन वहां पहुंचे, घोषणा करती भाई हम भी जाएंगे। तीसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी भाई मैं भी जाऊंगा। समझिए इस देश की व्यवस्था क्या हो गई। अगर आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप पीड़ित हैं, आप दलित हैं, आदिवासी, आपके साथ अगर गलत हो जाता है तब तक आप शोर नहीं मचाएंगे। यहाँ की सरकारें और यहाँ का प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगी। ये व्यवस्था यहाँ की, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते। गलत किसी के साथ भी हो, वो कोई भी हो, शोर मचे ना मचे, लेकिन गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परेशान थे, लगातार काम करते थे। सन 2015 में भीम आर्मी का गठन किया, धीरे धीरे युवाओं को खड़ा किया। कुछ युवाओं की वजह से छोटे भाई जी की जबान बोलते बोलते लड़खड़ा रही थी। अभी जैसे हमारे मंडल प्रभारी की जबान लड़खड़ा रही थी। ये आपके आने वाले समय के नेता हैं, लिख लीजिए। अब से 10 साल बाद इस देश के अंदर राजनीति का सबसे बड़ा ध्रुवीकरण कहीं होगा, राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर कहीं होंगे। वो चाहे किसी भी पार्टी में जाकर देखिएगा, उस पार्टी के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर होगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, और ये होगा क्योंकि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग डरते नहीं है, जो लोग बिकते नहीं है, जिन लोगों को कोई झुका नहीं पाता, वो अपने जैसे 1000 1 लाख लोग तैयार करते हैं। और हमने अपने जैसे हजारों लोग तैयार कर दिए, आगे अपने जैसे लाखों लोगों को तैयार कर दिखाएंगे कि लाखों लोग तैयार कर। बिल्कुल जो राजनीति आज वंशानुगत हो गई है, वंशानुगत में तो मतलब समझते हैं ना आप लोग, भाई मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। यानी कि जो राजनीति आज राजतंत्र के तहत हो गई है। जैसे पहले राजाओं का तंत्र चलता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, उसी प्रकार से इस देश की राजनीति में कोड छा गया है, कोड लग गया इस देश की राजनीति को कि विधायक का बेटा विधायक बनेगा, एमपी का बेटा विधायक यहाँ एमपी बनेगा। उस चीज को भीम आर्मी तोड़ रही है। हम बताएंगे साहब काशीराम साहब की तरह, जब सड़कों से उठाकर पढ़े लिखे लड़कों को यहाँ की पार्लियामेंट और संसद में भेजने का काम करेंगे, हम बताएंगे। तो बहुत सारे कहते हैं कि संगठन चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ नहीं, 1 भी रुपये की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं अपने घर से यहाँ तक आ गया, अब तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। आप लोगों ने किराया दिया, आप लोगों ने रोटी दी, आप लोगों ने रहना दिया, आप लोगों ने गाड़ी दी चलने के लिए। क्या मेरा रुपया खर्च हुआ? मेरा समाज इतना बड़ा है कि अगर एक बार ठान ले तो इस देश की व्यवस्था बदल दे, ठान ले तो बदल। अभी हमारी लड़ाइयाँ चल रही है, खूब लड़ाई चल रही है। कभी हम किसी पर तंज कसते हैं, कभी किसी पर तंज कसते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। मुझे ये बताइए, इस देश में जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा, मीडिया के लोग यहाँ बैठे, भारत में जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा, एक डीएम का बेटा तो पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में जिसकी फीस है 20,000, 30,000, 50,000 रुपए, और मुझ जैसे व्यक्ति का बेटा पढ़ेगा प्राइमरी स्कूल में जिसकी ड्रेस भी सरकार देगी। जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है वो तो खूब अच्छी शिक्षा लेगा, फर इंग्लिश बोलेगा, फर मैथ सीखेगा, हिंदी बोलेगा, और जो मेरा बेटा प्राइमरी में पढ़ रहा है वो वहां जाकर कुछ दिखाएगा। इसकी आवाज कौन उठाएगा भाइयों? कोई नेता उठाने आएगा? अब तक उठाई आवाज। क्या भारत का भविष्य धूमिल नहीं है? नहीं है क्या धूमिल? बिल्कुल। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार तो दिया था, कहा था शिक्षित बनो, लेकिन दोहरी शिक्षा नीति बाबा साहब अंबेडकर नहीं लेकर के गए, और आज भारत में दोहरी नहीं तीसरी शिक्षा नीति हो चुकी है। पहली शिक्षा नीति को जो पैसे के आधार पर खरीदी और बेची जा रही है, दूसरी शिक्षा नीति को जो खिचड़ी में, जो रोटी में, जो दूध में, जो सरकारी तौर पर बेची और खरीदी जा रही है,
और बीच की शिक्षा नीति वो है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनके पास पैसा अच्छा है, जो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा करके बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं। ये तीसरी शिक्षा नीति आज भारत में लागू है। अगर इस नीति को तोड़ना है, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा डीएम बने, आप चाहते हैं आपका बेटा एसपी बने, आप चाहते हैं आपका बेटा बैंक मैनेजर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो इस शिक्षा नीति को तोड़ना होगा। इस तिहरी शिक्षा नीति को तोड़ना होगा। ये टूटेगी क्या? ये टूटेगी आपके अंगूठे के वोट। मैंने कहा था वोट मांगने नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, एक टूटेगी आपके अंगूठे के वोट से। और इस नीति को वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने इसका दर्द झेला हो। अगर आप ये सोचते हैं कि एसी में पैदा हुआ बेटा, एसी में पैदा हुआ नेता, एसी गाड़ी से निकला हुआ नेता इस नीति को तोड़ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो एसी से निकला हुआ है, उसको एसी ही चाहिए। वो ऐसे ही कहीं कमरों में बैठेगा, डल्लब के गद्दों पर बैठेगा। इस नीति को तोड़ने के लिए नहीं, इस नीति को तोड़ने के लिए आपके बीच से निकलकर कोई जाएगा, आपके बीच से निकलकर जाएगा, तब इस देश की शिक्षा नीति, ये जो तिहरी शिक्षा नीति देश में, इसको तोड़ सकता है। और ये वादा है, हम जैसे लोग अगर जिंदा रहे और एक बार इस देश में राज स्थापित करने का मौका मिला, तो इस देश में शिक्षा का एकीकरण करके छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, एसडीएम हो, मजदूर हो, किसान हो, इन सबके बच्चे, बेटे और बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, दूसरा नारा यही है। हमने संघर्ष किया, आपसे संघर्ष नहीं कर रहे हम पिछले 5000 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष किया। मैं संघर्ष की बात करूंगा अपने, मैं भी संघर्ष की बात करूंगा, भीम आर्मी संघर्ष की बात करूंगा। संघर्ष करते चले गए, संघर्ष करते करते पता लगा, साहब काशीराम साहब ने एक लाइन कही थी ना, जब संसद में बैठे लोग बहरे हो जाए तो संसद की सड़कों पर इतनी आबादी इकट्ठा कर दो, इतनी आबादी इकट्ठा कर दो कि संसद में बोलने वाले लोगों की आवाज ना कोई सुन पाए। किया ऐसा आंदोलन किए, यूपी में किए, महाराष्ट्र में किए, पंजाब में किए, हरियाणा में किए, अभी भी केरल में एक आंदोलन चल रहा है। एक दलित प्रोफेसर को नियुक्ति नहीं दी गई है पिछले कई सालों से, उसमें हमारी टीम भूख हड़ताल में बैठी। आंदोलन किए, जेल गए, मुकदमे हुए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जेलों में रहे बिना वजह। कारण कोई नहीं, कारण क्या कि सिर्फ समाज के लिए आवाज उठा दी। जेल चले गए, जेल से आने के बाद पता लगा इसे काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। एक चीज की जानकारी और मिली कि अगर आप एक विधायक बना देते हैं, दमदार विधायक जो विधानसभा में अपनी बात रखने का मादा रखता हो, ये कुलदीप जैसे, सिकंदर जैसे, ऐसे लोग को भेज देते हैं आप, तो आपका काम आसान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो इस ओर ध्यान दिया, पार्टी का निर्माण कर दिया। लोगों ने कहा पार्टी होनी चाहिए, आज बहुजनों की पार्टी नहीं, जो बहुजन की पार्टी थी वो सर्वजन की हो गई है। एक यहाँ के शोषितों की पार्टी होनी चाहिए, मजबूरों की पार्टी होनी चाहिए। उस पार्टी का निर्माण कर दिया, पार्टी का निर्माण कर दिया, आगे की ओर चले तो पता लगा, लोगों ने सवाल करने शुरू किए पार्टी का निर्माण क्यों कर दिया। फिर उनको बताया सन 2018 में महाराष्ट्र में दंगा हुआ था भीमा कोरेगांव में, भीम आर्मी के 5 से 10,000 कार्यकर्ताओं पर आज भी मुकदमे है। 2 अप्रैल को यहाँ दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, यहाँ पे 1000 लोगों पर मुकदमे, महाराष्ट्र में मुकदमे, बिहार में मुकदमे, राजस्थान में मुकदमे, हरियाणा पंजाब में मुकदमे, लाखों लोगों पर मुकदमे है। फिर बाबा साहब को पढ़कर पता लगा कि अगर एक प्रदेश की सरकार बदल देते हो तो एक राज्यपाल के साइन से हजारों लाखों मुकदमे उस प्रदेश की जनता के खत्म हो जाते हैं। तो ठान लिया, फिर ठान लिया कि साहब काशीराम साहब की तरह वोट तैयार करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, मजबूत और मजबूरों की लड़ाई क्या है ये बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि इस देश में राज उनका ही होना चाहिए जो इस देश की आबो हवा से वाकिफ हो, इस देश में राज उनका होना चाहिए जो यहाँ की फिजाओं से वाकिफ हो, जो यहाँ की जमीन से वाकिफ हो, उनका इस देश में राज होना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल लोग इस देश की राज सत्ता पर बैठ जाएंगे, आर्टिफिशियल से मतलब समझ रहे हैं क्या, जो एसी में रहते हैं, जो गाड़ियों में रहते हैं, जो प्लेनों में घूमते हैं, जो 24 घंटे भौतिक सुविधाओं के अंदर रहते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल के लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता जाएगी तो ये देश जो किसानों का देश है, ये देश जो मजदूरों का देश है, ये देश जो दलित आदिवासी पिछड़ों का देश है, इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी। इसी कारण से अब ठान लिया लोगों के घर घर तक जाएंगे,
मजबूर लोगों के घर घर तक जाएंगे, उनको वोट की कीमत क्या होती है ये बताएंगे, उनको ये बताएंगे राज शासन सत्ता क्या होती है ये बताएंगे, गरीब लोगों को ये बताएंगे कि उनकी उन्नति का रास्ता कहां से होकर जाएगा ये बताएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। जो सपना साहब का सिराज साहब ने देखा था कि शोषित वर्ग की जो तमाम जातियां हैं, तमाम जातियां, इन सारी छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके एक शोषित वर्ग को शासक वर्ग बनाने का काम करेंगे और इस भारत देश का जो भविष्य में बार बार कह रहा हूँ, भारत देश के भविष्य को उज्जवल करने का काम करेंगे। ये हमारा सपना है। इस सपने के बीच में बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं नाम शनाम क्या क्या बोलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज आपका भाई आपके बीच खड़ा है। एक चीज मैं बहुत समझिए, जो लोग हमें गलत कहते हैं वो खूब जोर जोर से गलत कहें। हमें खुशी है कि बिना पैसे का प्रचार होगा। बस आप एक बार मन में बिठा कर रखिएगा कि भारत का विश्व में वो नोट नहीं बना जो बीमार में कार्यकर्ता खरीद नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो लोग बिक जाते हैं ना वो लोग झुक जाते हैं। और जब से आपका भाई आया है ना, बीच में बैठी हुई, इसके सर आपने ऊपर उठे देखे होंगे, झुके करके देखते, और ये निगाहें भी आप झुका नहीं सकते, बिल्कुल नहीं झुका सकते, क्योंकि जब तक साफ है नहीं बिकेंगे और अपने मिशन पर फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेंगे तो जो के तो खड़े रहेंगे। अब तक कोई खरीद नहीं पाया, मौत आ जाएगी तो सब झुक जाएगा, अन्यथा मूवमेंट के विषय में भारत की शक्ति कोई भी हो वो चाहे हमें झुका दे, वो झुका नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पाए। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद से पहले मैं कुछ और भी आपको कह दूं। देखिए, भीम आर्मी के लोगों को आपकी सारी चीजें चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए, नोट भी चाहिए और वोट भी चाहिए। अब मैं ये भी बताऊंगा कि वोट भीम आर्मी के लोगों को ही आप तक पहुंचाए। जब किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, जब किसी की हत्या होती है, जब किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, जब किसी को सिर्फ जाति के नाम पर मारा पीटा जाता है, तो वहां सबसे पहले खड़ा कौन होता है? बस ये बता, सबसे पहले उस लाइन में वहां लड़ने वालों की संख्या दी, बता दीजिए। क्या वहां पर कोई संस्था, कोई राजनीतिक लोग जाते हैं या वहां भीम आर्मी पहले जाते हैं? भीम आर्मी जाती है ना। तो जब भीम आर्मी समाज की मदद के लिए 24 घंटे खड़ी है, भीम आर्मी रात दिन मरने का काम कर रही है, कार्यकर्ता पढ़े लिखने पर मुकदमा कराने का काम कर रहे हैं, तो मेरा समाज भीम आर्मी के सिवाय वोट किसी और को क्यों देगा? सवाल मेरा ये है, क्यों देगा मेरा समाज किसी और को? बिल्कुल नहीं देगा। हमें मजदूरी चाहिए। हम रात दिन युवा पिछले 5-7 साल से लगातार चल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के। जितने मुकदमे इन 5-4 सालों में मनुवादी व्यवस्था के लोगों पर हुए हैं, रेप करने वालों पर हुए हैं, हत्या करने वालों पर हुए हैं, मारपीट करने वालों पर हुए हैं, अब से पहले कभी नहीं हुए। तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है युवाओं को कि इस देश की राजनीति को बदलने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। इस देश में लड़ने वालों को इस देश की राजनीति बदलने का अधिकार है, क्योंकि ये देश जन आंदोलन का देश है। यहाँ जब भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां लड़े तो इस देश को आजादी मिली। आज भी वही कंडीशन यहाँ पर आ गई है। मनुवादी मनुस्मृति को मानने वाले लोग देश की राजनीति पर बैठे हैं, जो सिर्फ देश में धर्म का नंगा ढोंग कर रहे हैं, जो जाति धर्म के आधार पर लगातार लोगों को मार पीट रहे हैं। कभी मुसलमानों को कुछ कह दिया, कभी हिंदुओं को कुछ कह दिया, कभी दलितों को कुछ कह दिया, कभी आदिवासी को कुछ कह दिया, सिर्फ उनको मार पीट रहे हैं। और ये मेरी बात भारत के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति के लिए, जो भारत माता की जय बोलते हैं उनके लिए भी है कि भारत माता की जय सिर्फ देश में सांप्रदायिक दंगे कराने से नहीं हो सकती। अगर तुम वाकई भारत माता की जय करना चाहते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलो, और जो देश में जाति और संप्रदाय की बात करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करो, तो शायद इस देश की उन्नति हो। अब हमें भी सोचना पड़ेगा, इस गरीब मजदूर तबके को सोचना पड़ेगा जो 1 मिनट में ये कह देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाते हैं ना गाँव में, जब हम लोग पूछते भैया ये आपके घर के बाहर इतना पानी भरा हुआ है कि आपने डीएम साहब को ये एप्लीकेशन लगाई, तो हमारे लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसको यह बताना पड़ेगा कि तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। इस देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। हाँ, इस एक गांव में रहने वाला एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन जानता है वो सब कुछ कर सकता है। वो एप्लीकेशन लगा सकता है, वो आंदोलन कर सकता है, वो डीएम एसएसपी की कुर्सियां हिला सकता है, वो मुख्यमंत्री के कार में चीख मार सकता है, वो एमपी एमएलए विधायक बन सकता है। तो ये बात सोचना बंद करो, ये बात बताना शुरू करो कि हम ही है वो जो सब कुछ कर सकते हैं। और जब कहीं मुसीबत आ जाए,
जब ये लगने लगे नहीं मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, तो बेधड़क होकर किसी भी अधिकारी की आंखों में आग डालकर कह दीजिएगा, किसी भी एमपी एमएलए मुख्यमंत्री की आंखों में आग डालकर कह दीजिएगा, इसको गले में डाल दीजिएगा और कह दीजिएगा जाकर कि मैं भीम आर्मी का कार्य करता हूं, तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी बात इसको सुननी पड़ेगी। अब देश में जनता की नीति लागू होगी, जन नीति लागू होगी, पीड़ित शोषितों की नीति लागू होगी। जो साहब आशीराम साहब कहते थे, बाबा साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस पर भीम आर्मी पूरी तरीके से सजग है, वचनबद्ध है, संकल्प लेती है कि उसको अगले 10 साल में भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत की जल जंगल जमीन में प्रत्येक वर्ग का हिस्सा दिया जाएगा। इस देश के सवर्णों को भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। शिक्षा नीति में उनको हिस्सा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। जो आरक्षण के विरोध की बात करते हैं, मैं चिक चिक कर कहता हूँ बिल्कुल कि हमारी आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी दे दीजिए। आरक्षण तुम आज नहीं कल ले लीजिए, लेकिन इस देश की जल जंगल जमीन में हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर देता हूँ कि या तो सरकार अपनी संविधान विरोधी गतिविधियां बंद करे। अगर वो अपनी संविधान विरोधी गतिविधियां बंद नहीं करेगी तो जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग वो अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर वो अपनी गतिविधियां बंद नहीं करेगी तो भीम आर्मी इस देश में पूना पैक्ट को वापस लागू कराने का आंदोलन शुरू कर सकते, बिल्कुल शुरू कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार जानती है फिर क्या, बिल्कुल जानती है। ये देश जिन लोगों का है जिन्होंने यहाँ की जल जंगल जमीन खोद कर सड़कें मकान बना दिए हों, जिन्होंने यहाँ के रेलवे ट्रैक बिछा दिए हों, जिन्होंने यहाँ के पुल बना दिए हों, इस देश पर उनका राज स्थापित होने में किसी की औकात नहीं कि कोई रोक पाए, बिल्कुल नहीं रोक पाए। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर आप कितने भी सक्षम है, कितने मजबूत है, कितने ब्रिलियंट, कितने माइंडेड है, और अगर आप दलित आदिवासी हैं तो आपका टैलेंट और सब चीजें एक साइड रखी जाती है। सीधा सीधा उसका उदाहरण मैं भारत की जुडिशरी पर सवाल कर रहा हूँ। भारत की जुडिशरी पर सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, छापी कोई छापने वाला तो छापेगा भी। मैं जानना चाहता हूँ भारत की जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज SC ST OBC के हैं और कितने जज जनरल के हैं, इसकी जनगणना भी की जाए और ये अखबारों के टीवी के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि SC ST OBC के इतने जज सुप्रीम कोर्ट में है और इतने जज जनरल के। नहीं हो पाएगा। मैं तो मांग करता हूँ इस मंच से भी कि इस देश में OBC वर्ग की जनगणना हो, बिल्कुल जनगणना हो। इस देश का प्रधानमंत्री वो बने जिसकी आबादी ज्यादा है। इस देश में व्यवस्था परिवर्तित हो, कैसे होगी? आपको वो में लड़ना पड़ेगा। ये जो मूवमेंट फूले साहब अम्बेडकर का मूवमेंट पहले कई सौ साल से चला आ रहा है, जिसे पहले बुद्ध ने चलाया, गुरु नानक ने चलाया, कबीर ने चलाया, गुरु रविदास ने चलाया, इस मूवमेंट को आज हम चला रहे हैं। और मैं लिख कर भी देता हूँ कि अगर समाज के लोगों ने साथ दिया तो भारत की व्यवस्था अगले 10 साल में हम लोग बदल कर, बिल्कुल बदल कर रख देंगे और इस देश के असली मूल निवासियों का राज्य क्या है वो स्थापित कर देंगे। क्योंकि ये जो बेल्ट है, लखनऊ वाली ये जो बेल्ट है, यह हमारे पूर्वजों ने राज किया है। यहाँ अगर एक ताकत का साथ होता है, यहाँ अगर राज का साथ है, ये महसूस होता है। भूल गए लेकिन हमारे लोग सीतापुर, लखनऊ, ये कल कौन से जिले में थे, हरदोई, इस वाली बेल्ट के लोग भूल गए उस राज, वो राज भी याद कराना चाहता हूँ। पता होगा अपने राजाओं के नाम तो पता है ना। तो लोगों ने जो राज स्थापित किया तो राज को याद कराना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे सुना है, अगर मेरे द्वारा बताई गई 10% बातें भी आपके माइंड में आई हो और आपको लगा हो नहीं भीम आर्मी वाकई यहाँ की सूरत और दिशा और दशा बदल सकती है, आपको लगा हो नहीं भीम आर्मी वाकई भारत में ऐसे ईमानदार लीडर पैदा कर सकती है, आपको लगा हो नहीं कि भारत के अंदर भीम आर्मी एक ऐसी संस्था बनकर उभरी है जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने का मादा रखती है, तो सब लोग यहाँ से जाइएगा, भीम आर्मी का प्रचार कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति आज पूरे देश में मजबूती से, ईमानदारी से संविधान को हाथ में लेकर के लड़ रहा है। और अब के बाद हमारा सीधा सीधा, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो, चाहे वो वोट सपोर्ट नोट हो, वो अब के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेगा। मेरी ये जो बातें हुई हैं, जो मैंने यहाँ पर कहा है, एक बार हाथ खड़े करके ये भी बता दीजिए कि मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं। मजाक तो नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह कभी झूठ की तरह हाथ खा लिया। सहमत है मेरी बातों से? जाएंगे यहाँ से जाकर परिश्रम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे हमें क्या करना है। चलिए मैं चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर देता हूँ।
आप लोगों ने सुना, मैं इसका आभारी व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं।